हे गाइस, वेलकम बैक टू वी लर्निंग। दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड आज मैं आपके सामने जून 2020 के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक एक यूनिट उठाएंगे और हर एक यूनिट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको पता होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो जून 2020 में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे, राइट। 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं और दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट के। बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट से जो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे भी प्रेस कर देना सो दैट ऐसी ही वीडियोस आती रहें और आपकी नेट की जेआरएफ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे हमें पता चलता है कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अपने सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी उसका आंसर करने का आप ज़रूर ट्राई करना। मैं क्वेश्चंस बोलूँगी और आपको वीडियो को पॉज करके आंसर करने का ट्राई करना है और इवैल्यूएट करो खुद को कि आपने कितना पढ़ रखा है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सीक्वेंस द फॉलोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। CSR एक्टिविटीज आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2016 में ये जो CSR एक्टिविटीज़ के लिए स्पेंडिंग कितना करना है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी, उसके जो प्रोविजंस आए थे ना, वो एक सीक्वेंस में दिए गए थे। तो वो आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताना है कि इसमें से कौन सा राइट है, अरेंज करना है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन CSR के लिए 2% एवरेज प्रॉफिट का 2% इन्वेस्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज नेट प्रॉफिट ऑफ 500 करोड़ और मोर। आपके जो नेट प्रॉफिट होंगे, उसके कंपनी के जो नेट प्रॉफिट होंगे उसके 5 करोड़ या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर के, वो कंसीडर करना है। टर्नओवर को लेना है 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, इसे कंसीडर करना है। या फिर है आपका पैनल एक्शन बैठाना है फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें हैं प्रोविज़न में, बस आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। पॉज करो वीडियो को और खुद से अरेंज करके देखो और आंसर करने की कोशिश करो। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। ओके, 4। तो सबसे पहली चीज़ क्या कंसीडर करनी है हमें? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लेना है वो है आपका पॉइंट C, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर इन गिवन फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर को आप कंसीडर कर रहे हो उसमें आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड वन इज है आपका 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन CSR में एवरेज प्रॉफिट का 2% इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है। ओके, ना द थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव नेटवर्थ होंगे आपके 5000 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उसको भी कंसीडर करना है। ये थर्ड पॉइंट होता है। नाउ फोर्थ वन इज टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो वो कंसीडर करना है। पैनल एक्शन बैठाना है नॉन कंप्लायंस के लिए। ओके, पैनल एक्शन बैठाना है। तो ये इस तरह से सीक्वेंस चलेगा आपका, C, देन B, A, D एंड देन E। ये सीक्वेंस आपका चलेगा CSR एक्टिविटीज़ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, ये देख लो एक बारी अच्छे से। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा इस पेज पे मैंने बताया है एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। तो CSR एक्टिविटीज़ उन सारे कंपनीज़ में अवेलेबल होंगे, मतलब लगाने ज़रूरी हैं इसके प्रोविज़न, जो चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। ओके, नाउ हैविंग इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसके नेटवर्थ होने चाहिए 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर होने चाहिए 1000 करोड़ से ज़्यादा,
और नेट प्रॉफिट अगर है 5 करोड़ से ज़्यादा तो आप CSR एक्टिविटी करोगे। ओके। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पिछले के 3 साल हैं, 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उसका कम से कम 3 इयर्स का कम से कम एवरेज प्रॉफिट का मिनिमम 2% आपको इन्वेस्ट करना है CSR एक्टिविटीज़ में, ये बोला गया है। ओके। लाइक अभी 2020 चल रहा है तो 2019, 2018, 2017 इन तीनों साल के एवरेज प्रॉफिट को, इन तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो एंड देन उसका 2% कम से कम 2% आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है किसमें, CSR एक्टिविटीज़ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट बोलता है कॉरपोरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ CSR कमिटी। एक CSR कमिटी भी बैठानी ज़रूरी है। ओके, ये भी बोला गया है आपका। और क्या बोला गया है, एक पैनल बैठेगा कि अगर कोई ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉर्म्स है उसको मानता नहीं, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए एक पैनल बैठाने की भी बात बोली गई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी CSR पॉलिसी के अंदर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। कैरोल मॉडल के अकॉर्डिंग 4 लेवल कौन से हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ओके, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल, या फिर फिजिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, या फिर फिलेंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, या फिर philanthropic, economic, social and ethical. So what you have to do is pause your video and try to answer by own. Okay? चलो हम आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या है आपका, आंसर इज 3। कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले CSR एक्टिविटी को समझते हैं। CSR पिरामिड जो है हमारा, जो 4 लेवल्स मैंने बोला, ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पिरामिड है, ये क्या कहता है, तो ये हमें बताता है, ये एक गाइड की तरह होता है जो हमें बताता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब, कैसे और क्यों फुलफिल करनी चाहिए। ओके, और इसके जो लेवल हैं वो किस तरह से हैं, तो सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सबसे पहले बी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट्स कम अर्न करो, क्योंकि प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तो भाई सोसाइटी का भला कैसे करोगे। ओके, तो सबसे पहला काम है आपको बी प्रॉफिटेबल। सेकेंड वन इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबे द रूल्स, जो रूल्स चल रहे हैं, जो लॉज हैं उनको ओबे करो। फोर्थ पॉइंट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एथिकल, एथिक्स को, नॉर्म्स जो भी हैं उनको मानो। ओके, उनको फॉलो करो। एंड द हाइएस्ट वन इज बी अ कॉर्पोरेट सिटीजन, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनो। ओके, तो ये हैं आपके लेवल। इस तरह से हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल दिया गया है एज पर कैरोल मॉडल। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अच्छे से समझना। क्या बोल रहा है, द शट डाउन रेफर्स टू कंप्लीट सेसेशन और क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। शट डाउन का मतलब है बिजनेस को टोटली क्लोज कर देना, बंद कर देना। ओके, इट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें शट डाउन जब हम कर रहे हैं बिजनेस को तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सो द पॉइंट्स आर नो बाइंग और सेलिंग, कोई बाइंग, कुछ खरीदते नहीं, कुछ बेचते नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, बिजनेस की शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, एसेट्स बेचे जाते हैं, ओनर्स के जो कैपिटल है वो उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो पॉजिटिव है, कौन सा है जो हम शट डाउन करते टाइम कंसीडर करते हैं, वो आपको करना है। तो पॉज करो वीडियो को और आंसर करने की कोशिश करो। और ये हैं आपके ऑप्शंस। ओके, इन सब को देखो और अच्छे से आंसर करो। नाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर है आपका 1। ओके, फर्स्ट वन क्या है, क्योंकि हम जब शट डाउन कर रहे होते हैं बिजनेस को, टोटली शट डाउन का मतलब है बंद कर देना बिल्कुल बिजनेस को, तो कोई बाइंग या सेलिंग नहीं होती। सही है, एक सेकेंड, कोई बाइंग या सेलिंग नहीं होती, कुछ बनाते नहीं भाई, बंद कर रहे हैं क्यों बनाएंगे। ओके, एसेट्स को बेच दिए जाते हैं। ओके, एंड रिटर्न कर दिए जाते हैं, जो ओनर्स के जो कैपिटल होते हैं वो उनको वापस कर दी जाती हैं। लेकिन
शिफ्टिंग नहीं होती बिजनेस की। एक जगह से दूसरे जगह अगर आप शिफ्ट कर ही रहे हो तो आपने बंद कहाँ किया, राइट? तो शिफ्टिंग नहीं होती बिजनेस की। तो कौन कौन सी चीजें, एक्सेप्ट 3 ऑल आर कंसीडर्ड अंडर शटडाउन ऑफ द बिजनेस। ये जो थर्ड पॉइंट है उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स कंसीडर होते हैं जब आप शटडाउन कर रहे होते हो बिजनेस को। सो आंसर इज 1। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, मॉनिटरी पॉलिसी कॉजेज अ डिलिबरेट चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। मतलब क्या है, सी इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है मॉनिटरी पॉलिसी ये देखता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, क्यों, सो दैट प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसको उसमें चेंजेस लाया जा सके। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2 बोलता है जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो मनी सप्लाई, कॉस्ट और क्रेडिट की फ्लो कितनी होने वाली है मार्केट में, उन चीज़ों को कंसीडर करके चलती है फिस्कल पॉलिसी। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है, कौन सा सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, या फिर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, या फिर 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, विच 1 इज राइट। अब ट्राई करो, आंसर करने की कोशिश करो। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 2 होगा आपका आंसर। दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ओके, अब दोनों इनकरेक्ट कैसे हैं, तो भाई उल्टा बोल रहा है ये, मॉनिटरी पॉलिसी का फिस्कल में डाल रखा है एक्सप्लेनेशन, और फिस्कल पॉलिसी की एक्सप्लेनेशन को मॉनिटरी पॉलिसी में डाल रखा है। कैसे देखते हैं हम। सी फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, वो फिस्कल पॉलिसी में हमने पढ़ा है ये टैक्सेशन या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होने वाली है जिससे कि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, इन चीज़ों को कंसीडर करता है कौन, फिस्कल पॉलिसी, राइट? चाहे वो एक्सपेंशनरी, एक्सपैंड करने जैसी हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इन दो चीज़ों को, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्टरी होगा ये। ओके, कॉन्ट्रैक्टरी है, ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये टैक्सेशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंसीडर करता है फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी मेनली सेंट्रल बैंक का काम है। ओके, सेंट्रल बैंक का काम है ये मॉनेटरी पॉलिसी का। आरबीआई देख रही होती है कि इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और कितना फ्लो होने वाला है क्रेडिट का मार्केट में, ये चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में हम देख रहे होते हैं। ओके, सो ये है आपका फिस्कल पॉलिसी का मॉनेटरी में डाल रखा था क्वेश्चन में, और मैं मॉनेटरी का फिस्कल में। नाउ अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी का काम क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स। फिस्कल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या टैक्स रेट्स को कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है ये फिस्कल पॉलिसी वाला। और मॉनेटरी पॉलिसी किसका काम होता है, किसके कंट्रोल में होता है, तो वो आरबीआई के कंट्रोल में होता है, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स या मनी सप्लाई पे कंट्रोल कर रही होते हैं। नाउ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट सेट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का होता है। फिस्कल पॉलिसी में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में एक टारगेट सेट होता है। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके चल रहे होते हैं हम। नाउ साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट या बोरोविंग पे साइड इफेक्ट हो रहा होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी का साइड इफेक्ट हो रहा होता है एक्सचेंज रेट या हाउसिंग मार्केट पे। नाउ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशंस, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डायमेंशंस अप्लाई हो रहे होते हैं फिस्कल पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, तो जहाँ गवर्नमेंट आएगी भाई पॉलिटिक्स वहीं आएगा, राइट? और मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर रहती है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज़ लॉस्ट इट्स शीन कॉन्सिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लॉज इन इंडिया। इसमें से कौन सी पॉलिसी है जिसने अपनी स्मूथ कंट्रोल खो दी है जब से जीएसटी लॉ आई है? जब से जीएसटी लॉ आई है तो इसमें से कौन सी पॉलिसी जिसने अपनी स्मूथ, शीन का मतलब होता है स्मूथ कॉन्सिक्वेंट जो है, कंट्रोल जो है वो खो दी है? किसने? मॉनेटरी पॉलिसी ने, फिस्कल पॉलिसी ने, ट्रेड पॉलिसी ने, या फिर एग्जीम पॉलिसी ने? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी। ओके, फिस्कल पॉलिसी ने ये कंट्रोल खो दिया है। कैसे? तो हम देखते हैं। सी
आपको पता है यूनियन बजट जो हमारा आता है, जब हमारा जीएसटी आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यूनियन बजट में बोला गया कि गवर्नमेंट अब सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। तो किसका कंट्रोल रहेगा भाई? तो जीएसटी काउंसिल। ये अब जीएसटी जो है अब जीएसटी काउंसिल का पार्ट है और सिर्फ जीएसटी काउंसिल ही उसको चेंजेस कर सकती है उसमें। ओके, तो ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने खो दिया अपना कंट्रोल। तो जहाँ गवर्नमेंट आ गई वहाँ कौन आ गया? फिस्कल पॉलिसी आ गया, क्योंकि यूनियन बजट फिस्कल पॉलिसी के ही अंदर आता है। ओके, तो इसलिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी। ओके, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स रिसीव्ड बूस्ट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन्स? देखो, कोविड-19 पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा इंडस्ट्री है जो बूस्टअप हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के अंदर। जब लॉकडाउन चल रहा था ना, तब किसे बूस्टअप किया गया? तो सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन हम जा नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा था हमारा। गेमिंग एंटरटेनमेंट इसलिए लाया गया सो दैट लोग बोर ना हो, घर पे रह रहे पूरे दिन तो क्या करेंगे, राइट? तो गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट पे ध्यान दिया गया। ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट स्ट्रक्चर, रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज। तो इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान दिया गया? तो आपको पॉज करके आंसर करने की कोशिश करनी है। ओके, नाउ ये आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है वो बताना है। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं बताती हूँ सेकेंड। तो ई कॉमर्स एंड ई पेमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ई कॉमर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि जा नहीं सकते थे लोग, शॉपिंग एंड ऑल जो भी एसेंशियल चाहिए थी हमें, हम नहीं जा सकते थे। तो ई कॉमर्स एंड पैंडेमिक्स पे, ई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया गया इस पैंडेमिक के दौरान। रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया। ओके, सो लेकिन हुआ क्या आपका, इन सभी पे तो ध्यान दिया गया, बट इन्होंने हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पे ध्यान नहीं दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री में आता है आपका लॉजिंग, फूड एंड ड्रिंक सर्विस, इवेंट प्लानिंग, थीम पार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, भाई बाहर ही नहीं जा पा रहे थे लोग, तो यहाँ जाकर क्या करेंगे, राइट? ये खुले ही नहीं थे, तो इन सबको बढ़ाकर क्या ही करना है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। ओके, हेल्थ केयर सर्विसेज आएगा, बट जहाँ हॉस्पिटैलिटी आ गया तो नहीं आएगा, कंसीडर नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमईज, इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया। ये लॉकडाउन के बाद ध्यान दिया गया, जब हमारा आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट हमारे मोदी जी लेकर आए, तो इस पे ध्यान दिया गया। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो इसको बूस्टअप नहीं किया गया, क्योंकि सब बंद थी, सारी फैक्ट्रीज बंद थी, कुछ काम नहीं चल रहा था, राइट? तो फिर तो तब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3, A, B एंड C ओनली। सिर्फ इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया। हॉस्पिटैलिटी, एमएसएमईज, इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया था। ये जो एमएसएमईज मीन्स माइक्रो स्मॉल जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया था, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। क्लास को एंड करते हैं, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चंस आए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिट पे चाहिए, कौन से यूनिट पे मैं PYQs लेकर आऊँ, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनकी भी नेट JRF की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एंड मेरी फुल कवरेज कोर्स स्टार्ट हो रही हैं 1 मार्च से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये कोर्स। तो उसमें इनरोल करने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 8092506481 पे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ये सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम NTA NET। ओके,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी वीडियो पे मैं, कौन सी यूनिट पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँ, नेक्स्ट PYQs लेकर आऊँ. ओके, सो कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.